हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कैलाश पांडे और इस वीडियो के माध्यम से हम HPRCA में जो टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स होनी हैं पर्टिकुलरली फॉर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, जिसके अंदर टोटल जो है 108 पोस्ट्स हैं और जिसमें जनरल की अराउंड 41 सीट्स हैं, कुछ वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए हैं, कुछ EWS के लिए हैं। SC कैटेगरी में अराउंड 26 सीट्स है, ST कैटेगरी में अराउंड 5 सीट्स है और OBC में अराउंड 21 सीट्स है। इन सब सीट्स को जोड़कर EWS की एक कैटेगरी रहेगी। EWS में टोटल जो है 14 सीट्स है, तो टोटल सीट्स इसमें होने वाली है 108 और इसके बारे में नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले जारी हो चुका है। और इस YouTube चैनल को खोलने का पर्पस, इस YouTube चैनल पर ये वीडियो लाने का पर्पस ये है कि आप सब स्टूडेंट्स की एक हेल्प कर सकूं, जिसके अंदर हम आज की वीडियो में तो सारा का सारा हम सिलेबस देखने वाले हैं और ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो रहने वाला है। और इसी के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं एक सोशियोलॉजी सक्सेस YouTube चैनल की और एक टेलीग्राम चैनल की। तो आप YouTube चैनल पर इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कर लो। और टेलीग्राम चैनल का ये QR स्कैनर है सोशियोलॉजी सक्सेस। इससे पहले भी TGT के लिए जब सोशियोलॉजी को सिलेबस में ऐड किया गया था, उस वक्त मैंने कुछ फ्री मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर जिस एकेडमी में पढ़ाता हूँ, जोगटा एकेडमी में, उस चैनल से मैंने शेयर किया था और उसी चैनल के माध्यम से अराउंड 14 to 15 क्लासेस, फ्री क्लासेस भी इस चीज़ के लिए मैंने ली थी। तो वो सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं और उसके सारे के सारे वीडियोज़ जो हैं वो यूट्यूब पर अभी अवेलेबल है। अब इस चैनल के माध्यम से मैं अराउंड जो है जितने भी आपके यूनिट्स हैं, अराउंड 12 यूनिट्स सिलेबस में हैं, यूनिट वाइज पूरे के पूरे कोशिश करूंगा कि MCQ फॉर्म में, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश फॉर्म में सारी की सारी डिस्कशन हो। और इस चैनल पर, सोशियोलॉजी सक्सेस टेलीग्राम चैनल पर, सारा का सारा मटेरियल आपको क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। तो YouTube चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लो। जितने भी आपके फ्रेंड्स सोशियोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए सोशियोलॉजी में और आपके पास जो टीचर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ B.Ed क्वालिफिकेशन एंड टेट एग्ज़ाम, ये क्वालिफाइड होना चाहिए, तब आप इसमें क्या हो सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। अभी तक शायद आप सब लोगों ने फॉर्म भर भी लिया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम करने क्या वाले हैं, हम आज की वीडियो में तो सिलेबस समझने वाले हैं, बट लॉन्गर टर्म में कुछ चीज़ें जो मैं इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए किस प्रकार की आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। और आज की वीडियो में तो खास करके सिलेबस को एक बार पूरा ध्यान से देख लेंगे कि कितनी डेप्थ तक हमसे सिलेबस पूछा जा रहा है, किस तरीके के सवाल बनने की संभावनाएँ हैं। बहुत जल्द, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अराउंड जो है जून के एंड तक ये सारी की सारी प्रोसेस को पूरा करना है, तो शायद इतना जल्दी तो संभव नहीं है, बट हो सकता है कि जून के लास्ट वीक में या जुलाई के अंदर ये एग्ज़ाम हो और बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो क्या हमारा अराउंड 40 to 50 डेज़ का प्लान रहना चाहिए, कैसे इस सिलेबस को हम ख़त्म कर सकते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखो, है तो पूरा सिलेबस ही बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेबस को लाइन टू लाइन हमने पढ़ना है। मेरी पूरी कोशिश है कि टेलीग्राम चैनल पर जो मैं आपको नोट्स दूंगा यूनिट वाइज, उसमें पूरे का पूरा सिलेबस डिटेल्ड कवर हो। और सोशियोलॉजी के अंदर खास करके थिंकर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, तो वो थिंकर्स सारे के सारे कवर हो। MCQ सीरीज़ हमारी यूट्यूब चैनल पे रहने वाली है, तो सारे के सारे MCQs यहाँ पर कवर करेंगे। और डेफिनेटली हमारा लार्जर गोल जो रहेगा कि हमें सक्सेस मिले, हम इस एग्ज़ाम को निकालें और डेफिनेटली स्कूल में जाकर अपनी सेवाएं सरकार को दें। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें करने क्या वाले हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आज की वीडियो ही हमारे लिए एक मास्टर की बनने वाली है, जिसमें हम सबसे पहले तो देखने वाले हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, फिर उस सिलेबस को ब्रेक डाउन करने वाले हैं और हमने एक स्ट्रेटजी बना ले ली है कि कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और फिर उस यूनिट वाइज हम ये टॉपिक्स ढूंढ लें जिन टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, एज वेल एज उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। मेरी आप लोगों से अपेक्षा रहेगी, मैं किसी भी क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई सिलेबस को लाइन टू लाइन पढ़िए, उसके बारे में सारी की सारी तैयारी करिए। अभी जो अवेलेबल हमारे पास मटेरियल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो एक तो मास्टर्स यदि आपने इस सब्जेक्ट में की है तो मास्टर्स के टाइम पे जो आपने बुक्स रेफ़र की है उनको आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें मैं जनरली जो सजेस्ट करता हूँ दैट इज़ CN शंकर राव की बुक्स,
जो है आपके एस चांद पब्लिकेशन से हैं, सम फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी एंड अदर इज इंडियन सोसाइटी। पर्टिकुलरली ये 2 बुक्स जो हैं ये CN शंकर राव की हम रेफ़र करते हैं HS के एग्ज़ाम में भी, इसको आप फॉलो कर सकते हो। इग्नोउ का स्टडी मटेरियल फॉलो कर सकते हो। और आज की डेट में ये ज़रूर कहूँगा मैं कि AI टूल्स जैसे आपके पास सबसे इजी तो ChatGPT हो गया या फिर आपके पास क्लॉड हो गया, इन सब को इस्तेमाल कर सकते हो अपने सब नोट्स बनाने में। खास करके हिमाचल प्रदेश में बड़ी दिक्कत ये रहती है कि इंग्लिश मीडियम में अच्छा मटेरियल अवेलेबल है, जबकि हिंदी मीडियम में मटेरियल अवेलेबल नहीं होता और कोचिंग भी अवेलेबल नहीं होती। मैं खुद फ्रेंकली कहूँ तो आई एम कंफर्टेबल विद इंग्लिश, पर्टिकुलरली सोशोलॉजी सब्जेक्ट में, क्योंकि मैंने खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। और हिंदी मीडियम में पढ़ाते वक्त मुझे क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन सोर्सेज से ट्रांसलेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बार जो मैं मटेरियल आपको दूंगा, जैसे मैंने TGT में ऑलरेडी मटेरियल जो दिया था वो सारा का सारा इंग्लिश में था, पढ़ाया इंग्लिश में था, ट्रांसलेशन जो है गूगल ट्रांसलेट से मैंने यूज़ किया था। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों को जो चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा दोनों में चीज़ें अवेलेबल हो। क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो एक तो मैं क्या करने वाला हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसको मैं डेफिनेटली AI के हेल्प से बनाऊँगा ताकि जल्दी से वो बन पाए और आपकी सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो सके। दूसरा क्या करने वाला हूँ, इस YouTube चैनल के ऊपर यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की डिस्कशन हो सकती है। सारे के सारे टॉपिक्स तो शायद करवाना मुश्किल हो जाएगा कम समय में, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े जा सकते हैं, पर्टिकुलरली थिंकर्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। और दूसरा MCQ सीरीज़ है ना, ज़्यादातर बच्चे जो है इस चीज़ को पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना रिवीजन कर लिया होता है बुक से और वो अपने आप का एप्टीट्यूड टेस्ट करना चाहते हैं। तो MCQ के अंदर भी खास करके मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि यदि आप नेट का एग्ज़ाम देते हो या अभी हिमाचल प्रदेश में सेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके PYQs आप फॉलो कीजिए, इसके PYQs फॉलो कीजिए। और हर PYQ को यदि आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ PYQ को रट्टा मत मारिए, रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस सारी चीज़ों को आपने पढ़ना है। ठीक है, आने वाले दिनों पे इस चैनल पर सोशोलॉजी सक्सेस के ऊपर डेफिनेटली PGT कैडर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसको हम करेंगे, और स्टेट्स में भी यदि आएंगे तो आई हैव डेफिनेटली प्लान की इसमें और बच्चों की भी हेल्प की जाए। दूसरा, हमारे पास सेट का भी हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम आने वाला है और नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि अराउंड ये सेट का एग्ज़ाम 7 जून के लिए कहा गया है, नेट का एग्ज़ाम अराउंड 28 जून के आसपास होगा। और फिर डेफिनेटली अभी ये जून वाला एग्ज़ाम है, फिर आगे दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अब इस टेलीग्राम चैनल को आपने फॉलो करना है, इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी आप है ही है। अब हम बात करेंगे इस सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है और किस प्रकार से उसकी तैयारी करने वाली। तो ये सोशोलॉजी का जो है ये पोस्ट कोड जो आपको देखने को मिला होगा, दिस पोस्ट कोड इज़ 26029। इस पोस्ट कोड के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ CBSE स्कूल्स के लिए टीचर्स की अपॉइंटमेंट होनी है HPRC के द्वारा। अब सबसे पहले तो हमने इसमें ये देख लो मोटा मोटी तरीके से कि टोटल यूनिट कितने हैं। टोटल यूनिट लास्ट जो नंबर है दैट इज़ योर M, तो K, माय नेम इज़ कैलाश पांडे, तो K मुझे डायरेक्टली याद है, इट इज़ ऑन 11th नंबर, 12th, 13th, तो टोटल तो अपना हो गया जी 13 यूनिट्स। अब 13 यूनिट्स को हमने प्रिपेयर करना है, तो आप सीधा सीधा ये बात रख लो ध्यान पे कि अराउंड हमको अगर हम डिवाइस करें कि हम हर यूनिट को 2 दिन देंगे या 3 दिन देंगे, तो इस तरीके से अगर तैयारी आप कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपने यूनिट वाइज तोड़ लेना कि भाई आपको 3 दिन में एक यूनिट तैयार करना है या 2 दिन में यूनिट तैयार करना है। इफ़ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद सब्जेक्ट कि आपने नेट भी कर रखा है, इसमें सेट भी कर रखा है, तब तो एक दिन में भी ये कंप्लीट हो सकता है। नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 3 या 4 दिन रखिए। 3 या 4 दिन के अंदर इस सिलेबस को बुक से पढ़ लीजिए, AI की हेल्प से पढ़ लीजिए। इसके क्या बनाइए, रिटन नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए। यदि आप मेरी क्लासेस से भी पढ़ेंगे तब भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि इसका रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। यदि आपने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, यदि आपने 50 दिन एक सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत कर रखी है, वो हैंड रिटन नोट्स आपका रिवीजन 5 दिन में करवा देंगे, आपके सक्सेस की गारंटी और चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसको तसल्ली से देख लेते हैं कि ये किस किस प्रकार से चीज़ें हमको पढ़नी है। और क्वेश्चन के 2 तरीके के पैटर्न समझिए। देखो, एक तो होता है क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें बड़ा फैक्चुअल आपसे चीज़ पूछी जाती है।
जिसमें आपको क्वेश्चन बनेगा, 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है। दूसरा जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है। यदि अभी रिसेंट में आपने कोई नेट का एग्जाम दिया है, सेट का एग्जाम दिया है, इसमें ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4 स्टेटमेंट्स आपके पास होंगी, 4 में से कोई 2 या 3 स्टेटमेंट सही हो सकती है, या चारों स्टेटमेंट भी सही हो सकती है। तो दोनों तरह के सवाल आने की संभावना है। मोस्टली जो अवेलेबल बैंक है क्वेश्चंस का, जहां से ये HPRCA भी अपने क्वेश्चंस उठाएगी, वो कैसा है, डायरेक्ट MCQ फैक्चुअल टाइप। तो आपको एनालिटिकली चीज़ें समझनी है और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ताकि वो चीज़ें आपको बार बार क्या रहे, याद रहे। ठीक है, 2 तरीके हो सकते हैं पढ़ाई करने के। एक तो ये कि आप तसल्ली से पढ़ाई कीजिए और उसके नोट्स बनाइए, फिर क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। दूसरा ऐसा हो सकता है कि नोट्स के बाद आप बहुत सारे क्या करिए, MCQ प्रैक्टिस कीजिए, है ना। मोस्टली लोग इस पे जाते हैं, बट मेरा प्रेफरेबल मोड ये रहता है कि आप क्या करो, हैंड रिटन नोट्स बनाओ और उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि MCQ से शायद हो सकता है जितनी मेहनत आपने की हो उतना रिवीजन ना हो पाए। ठीक है, MCQ किसी ने अपने पर्सपेक्टिव से बनाए होते हैं, या किसी किताब से कॉपी पेस्ट किए होते हैं, या मान लो AI की हेल्प से बनाए होते हैं, तो पूरा टॉपिक कवर नहीं हो पाता। इसलिए अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। देखो, सबसे पहला टॉपिक तो बहुत ही आसान रहता है। अगर मैं आपको HS के सिलेबस से कंपैरिजन करके बताऊं, ये HS का फर्स्ट यूनिट है, यहाँ पर HS का सेकेंड यूनिट शुरू हो जाता है, फिर अराउंड यहाँ पर 4th यूनिट HS के सिलेबस का शुरू हो जाता है ना। तो अब ये देखो 3 यूनिट जो है मिक्स करके इकट्ठे दे दिए हैं फर्स्ट यूनिट आपको बना के, जिसके अंदर आपने इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट देखना है। तो इसमें 3 चीज़ें आती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट का पीरियड। ठीक है, देन नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी आता है। तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में 2 स्कूल्स आ जाते हैं, फॉर्मलिस्टिक स्कूल और स्पेशलिस्टिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल भी हम एक अलग से पढ़ते हैं, तो फॉर्मलिस्टिक, स्पेशलिस्टिक या सिंथेटिक स्कूल हम पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में आपके पास रॉबर्ट बेयरस्टिथ की बुक आती है, द सोशल ऑर्डर, उसमें नेचर ऑफ सोशियोलॉजी लिख रखा है। सब्जेक्ट मैटर डिफाइन करने की बात आती है, तो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर कितना इलेबोरेट हो सकता है, और आज की डेट में खास करके नए स्कूल्स कौन से हैं, फेमिनिस्ट स्कूल कौन सा है, शिकागो स्कूल किस चीज़ की बात करता है, मार्क्सिस्ट स्कूल किस चीज़ की बात करता है, फंक्शनलिस्ट किस चीज़ की बात करते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट किस चीज़ की बात करते हैं, इस चीज़ को हमने पढ़ना है। देन उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इनके साथ किस तरीके से सब्जेक्ट मैटर हमारा ओवरलाय करता है, इस चीज़ के बारे में इसमें बात हो रही है। अब इससे रिलेटेड खास करके पहला सवाल तो ये हो जाता है कि इन सब के फादर कौन कौन हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज या ऐसे सब्जेक्ट्स है जो इन दोनों कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट में पढ़े जा सकते हैं। इधर सोशियोलॉजी में भी पढ़े जा सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस में पढ़े जा सकते हैं, हिस्ट्री में पढ़े जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़े जा सकते हैं। और ऐसे कोई थिंकर्स जो दोनों तरफ पढ़े जाते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स, उसको सब लोग पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री वाले पढ़ लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले पढ़ लेते हैं, सोशियोलॉजी वाले पढ़ लेते हैं। क्लियर बात। अब जैसे हमने पढ़ना है इसमें रेडक्लिफ ब्राउन, तो वो अपना एंथ्रोपोलॉजी में भी आ जाएगा, सोशियोलॉजी में भी आ जाएगा, समझ रहे हो बात। यदि हमने पढ़ना है आपके पास अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, तो यहाँ पर हम सिगमंड फ्रूड पढ़ेंगे, तो सोशियोलॉजी में भी पढ़ेंगे, तो साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे। ऐसे सब थिंकर्स का नाम ध्यान रखना है, ऐसी सब स्टडीज़ का नाम ध्यान रखना है जो दोनों तरफ क्या करती है, लाए करती है। एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, किस प्रकार से ये अटैच्ड है, किस प्रकार के इनके डिफरेंसेस हैं, और भी टर्म्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कम्युनिटी से आप क्या समझते हैं, या इंस्टीट्यूशन से आप क्या समझते हैं। स्टेटस, रोल, रॉबर्ट मर्टन की बहुत फेमस जो है यहाँ पर क्वेश्चन बनता है रोल सेट के ऊपर। रोल स्टेन, रोल स्टेबलाइजेशन क्या है ना। सोसाइटी एंड कम्युनिटी, सोशल चेंज किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से पॉजिटिव चेंज आते हैं, किस प्रकार से नेगेटिव चेंज आते हैं, साइक्लिकल चेंज कैसे आते हैं, डायरेक्शनल थ्योरीज क्या है, डिटर्मिनिस्टिक थ्योरीज क्या है, इस प्रकार का ये सिलेबस है। देन आगे बढ़ेंगे तो इंडियन सोसाइटी के ऊपर बात की गई है, और इंडियन सोसाइटी के लगभग हर टॉपिक को यहाँ पर छूने की बात की। सबसे पहले तो भारत की जो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, प्लूरल सोसाइटी कैसे है, सैलेड बाउल फीचर हमारी किस प्रकार की है, इस तरीके का टॉपिक है। देन कास्ट एंड क्लास, कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक वैल्यू है इंडियन सोसाइटी की। देन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो है रूरल अर्बन कॉन्टिनम का बनता है। ठीक है, कि ये थ्योरी किसने दी, फोक अर्बन कॉन्टिनम की। ठीक है, देन आपके पास अर्बनाइजेशन, अर्बनिज्म, कल्चर। ठीक है, ईबी टाइलर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ईबी कल्चर एंड सिविलाइजेशन किस प्रकार से है, कल्चरल
ट्रेट्स क्या है, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस क्या है, कल्चरल पैटर्न किस प्रकार के बनते हैं, इन सब टर्म्स को समझना है और इन टर्म्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंकर या उस थिंकर ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, इस चीज़ को आपने पढ़ना है। देन इसके बाद आपके पास आइडियोलॉजीज, यूटोपियन स्ट्रक्चर क्या है, नॉर्म्स किस प्रकार से बनते हैं, फोक वेज क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, मोर्स क्या है, मोर स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ नॉर्म्स जिसमें पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लॉज, इनको किस प्रकार से हम देखते हैं, किस प्रकार के इनके फंक्शंस हैं। देन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी सोशलाइजेशन, अब नॉट अ पर्टिकुलरली फ्रॉम इंडियन सोसाइटी, बट यहाँ पर बिल्कुल सिलेबस आपका थोड़ा सा चेंज हो गया। सोशलाइजेशन, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, इवन थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी बाय CH किले, GH मीड की गेम थ्योरी, ठीक है, जिसमें अंदर जो है आई, मी एंड सेल्फ का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, प्ले स्टेज एंड ग्लेम स्टेज का कॉन्सेप्ट दिया, सिगमंड फ्रूड की साइकोलॉजिकल थ्योरी, ये लुकिंग ग्लास और गेम स्टेज जो थ्योरी है, दिस इज योर सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सिगमंड फ्रूड का इद, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट, जिसमें वो बात करते हैं कॉन्शियस सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड की, ये वाली थ्योरी आपकी पर्टिकुलरली सोशलाइजेशन में। देन सोशल स्ट्रक्चर्स, एलिमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम, सब सिस्टम्स, ठीक है, जिसमें हम AGIL मॉडल टालकट पार्सन की बात करते हैं, पैटर्न वेरिएबल्स ऑफ सोशल सिस्टम्स, सोशल इंटरेक्शंस किस प्रकार से होती है, एंड व्हाट आर अदर मेथड्स ऑफ इंटरेक्शन, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, एक्सचेंज थ्योरी, बिहेवियर पर्सपेक्टिकल, फिनोमिनोलॉजी, ड्रामेटोलॉजी, सारे के सारे फेमस थिंकर फ्रॉम योर मैक्स वेबर टू गॉफमैन, ये सारे के सारे हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। एथनोमेथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली सवाल इसके ऊपर आ सकता है, इसके थिंकर के ऊपर डायरेक्ट सवाल आ सकता है। देन सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप की क्लासिफिकेशन, CH कुले की क्लासिफिकेशन है वैसे तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, बट और तरह की भी क्लासिफिकेशन है, जैसे अगर हम जीमन शाफ्ट एंड गैसल शाफ्ट की बात करेंगे, एफ्टोनीस की, इस तरीके के डायरेक्ट सवाल यहाँ पर बन सकते हैं। कोलेक्टिव बिहेवियर, क्राउड कैसे बिहेव करता है, मॉब कैसे बिहेव करता है, ऑडियंस कैसे बिहेव करती है, पब्लिक कैसे बिहेव करती है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल बन सकते हैं। सोशल डेवियंस, आपके पास डेवियंस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाय अमाइल डर्कहाइम। देन सोशल कंट्रोल किस प्रकार से होता है, व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सोशल कंट्रोल, इस तरीके के सवाल यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो दोनों तरीके से सवाल बन सकते हैं, एक तो कॉन्सेप्चुअल सवाल भी बन सकता है, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, एज वेल एज फैक्चुअल सवाल भी बन सकता है, जिसमें आपके पास थिंकर पूछा जा सकता है, थिंकर की किताब पूछी जा सकती है, थिंकर की ऑरिजिन पूछा जा सकता है कि वो किस कंट्री से है, किस बैकग्राउंड से आते थे, किस प्रकार का वो काम करते थे, इस तरीके के हमारे पास सवाल बनते हैं। देन सोशोलॉजिकल मेथड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है, पर्टिकुलरली सोशल रिसर्च जो हम नेट के पेपर में भी पढ़ते हैं, वहाँ पर भी इसके लिए पढ़ते हैं, और हर सब्जेक्ट में, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ये मेथड्स हम पढ़ते ही हैं कि रिसर्च मेथड किस किस प्रकार के होते हैं। अब ये पर्टिकुलरली सोशोलॉजी से रिलेटेड है, तो किस प्रकार से इवोल्यूशनरी अप्रोच लगाई गई कि कैसे हमने सोसाइटी को फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम टू करंट टाइम हम इवोल्यूशनरी अप्रोच में देख रहे हैं। कंपैरेटिव अप्रोच मतलब दो अलग अलग स्टेज को कंपेयर कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच, पहले सोसाइटी को स्ट्रक्चर में तोड़ रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि उस स्ट्रक्चर से हमको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सोशल फैक्ट अप्रोच, माइल डर्कहाइम का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशल फैक्ट। पैटर्न वेरिएबल्स, रिसर्च मैथोलॉजीज, पर्टिकुलरली बहुत सारी मैथोलॉजीज कि किस प्रकार से रिसर्च को बनाते हैं, फिर किस प्रकार से उसको पढ़ते हैं, साइंटिफिक मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, कंपैरेटिव मेथड में केस स्टडी, डाटा डॉक्यूमेंट्स, इंडक्शन एंड डिडक्शन किस प्रकार से होती है, हाउ दे आर ऑब्जेक्टिव एंड देयर सब्जेक्टिविटी प्लेज द रोल। देन फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट थ्योरी, हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं। इवन सवाल ये भी पूछते हैं कि इन स्टेजेस के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या इनके फ़ायदे होते हैं, क्या इनके नुकसान होते हैं, क्वांटिटेटिव कैसे अच्छे हैं, क्वालिटेटिव में किस प्रकार की परेशानियां हैं, ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम क्या है, एथनोग्राफी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, लार्ज स्केल डाटा को किस प्रकार से एक कंक्लूजन पे लाया जा सकता है। देन सर्वे मेथड्स कैसे काम करेगा, सैम्पलिंग कैसे काम कर रही है, क्वेश्चनेयर कैसे काम कर रहे हैं, शेड्यूल कैसे काम कर रहे हैं, इस तरीके का सारा काम है। मतलब लार्जली आप ये देख लीजिए कि साइंटिफिक मेथड जिसको हम बोलते हैं कि दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर डूइंग अ वेरीफाइबल रिलायबल रिसर्च ऑन सोसाइटी, इस सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। इसके फ़ायदे नुकसान क्या है, यहाँ पर कुछ लिमिटेड से सवाल बनते हैं, कुछ एक थिंकर के नाम भी बनते हैं कि किसने किस चीज़ को
डिवाइस किया या कौन से मेथड को यूज़ किया। ठीक है, जैसे हम ऑगस्ट कॉम्ट की बात करेंगे तो जिन्होंने इवोल्यूशनरी मेथड लगाया उन्होंने स्टेजेस ऑफ सोसाइटीज़ बताई। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मैक्स वेबर की तो उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी यूज़ की, पर्टिकुलरली फॉर जब उन्होंने बात की थी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की, तो उन्होंने हिंदुइज्म, जैनिज्म इन सबको भी स्टडी किया। क्लियर है बात। देन नेक्स्ट हम जैसे फंक्शनलिस्ट की बात करेंगे तो अमाइल डर्कहाइम फंक्शनलिस्ट है आपके पास। मर्टन जो है, इन सब थिंकर्स को पूछा जा सकता है कि कौन किस बैकग्राउंड में काम करते थे। देन आते हैं आपके पास पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ पायनियर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशोलॉजी। कुछ वेस्टर्न थिंकर हैं, अराउंड 10 हैं, और कुछ इंडियन थिंकर्स हैं अराउंड ये भी अराउंड 7 या 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और वेस्टर्न थिंकर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 थिंकर ये हो गए आपके पास, और आपके पास 8 थिंकर्स यहाँ पर हो गए, तो 18 थिंकर्स है ना अराउंड। इतने ही हम 27 या 28 हम जो है नेट के सिलेबस में भी पढ़ते हैं। तो इन थिंकर्स में सीधा सीधा सवाल ये है कि सबसे पहले तो इनका बैकग्राउंड जान लो, फिर इनके द्वारा लिखी गई बुक्स जान लो, फिर इनके द्वारा लिखे गए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जान लो, फिर इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स जान लो। जैसे मान लो आपके पास जो है हमने पढ़ लिया अमाइल डर्कहाइम, तो अमाइल डर्कहाइम का आपको पता होना चाहिए कि सोशल फैक्ट क्या है, फिर सोशल फैक्ट की फीचर्स क्या है, मटेरियल नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट क्या है। फिर आपके पास सुसाइड की यदि आप स्टडी पढ़ रहे हो तो सुसाइड में 4 तरह के सुसाइड्स क्या हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं। फिर इन्होंने सुसाइड की थ्योरी में इनकी जो खुद रिसर्च थी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस था, उसमें इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया। फिर आप अगर सॉलिडेरिटी पढ़ रहे हैं तो फिर ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, फिर फर्दर उनकी फीचर्स क्या है। इवन इवोल्यूशनरी सीक्वेंस भी इन्होंने बनाया था, एक ग्राफ ड्रॉ किया था कि हमारे पास ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी बढ़ रही है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी गिर रही है। डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी, जैसे इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स जो है मेथड्स ऑफ सोशोलॉजी पे ऊपर भी है। ठीक है, फिर रिलीजन की बात आएगी तो टोटेमिज्म, टोटेम की फीचर क्या है, सेक्रेड क्या है, प्रोफेन क्या है। इस तरीके से हर थिंकर की बैकग्राउंड, बुक, कॉन्सेप्ट, कीवर्ड्स आपने जानने हैं। इवन थोड़े से और लेयर्स में जा सको तो ये भी देखना है कि इनका थिंकर का क्रिटिक कैसे किया है और इनके रिसर्च मेथड्स क्या थे। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं अपने मैक्स वेबर की, तो मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप्स बताए, इन्होंने वर्स्टियन की टेक्निक बताई। क्लियर है, इन्होंने कॉजल प्लूरलिटी का मेथड दिया, इन्होंने सोशल एक्शन बताया और सोशल एक्शन के थ्रू किस प्रकार से स्टडी किया जा सकता है बाकी कॉन्सेप्ट्स को, इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश। तो ऐसे करके हमको सारे थिंकर पढ़ने हैं। तो बैकग्राउंड, बुक्स, कॉन्सेप्ट, कीवर्ड्स और क्रिटिक हमको ध्यान पे रखने हैं, इंक्लूडिंग योर इनके रिसर्च मेथड किस प्रकार के थे। देन इंस्टीट्यूशंस की बात आ गई तो 3 तो बड़े फेमस इंस्टीट्यूशन है, मैरिज, फैमिली और किनशिप, है ना। आप भारत में आएंगे तो फिर इरावती कार्वे का किनशिप का स्टडी भी बड़ा फेमस हो जाएगा। तो इसमें तो सीधी सीधी बात है कि भाई इनकी डेफिनेशंस क्या है, इनकी फॉर्म्स क्या है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट, फिर इनका फंक्शंस क्या है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल पार्ट, फिर इसके बेसिस पर और रिलेटेड चीज़ें क्या है। जैसे मान लो थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ फैमिली, इस प्रकार से मैरिज के ऑरिजिन की भी थ्योरी है, इस प्रकार से किनशिप की भी लेवी-स्ट्रॉस की अलायंस एंड डिसेंट थ्योरी है। फिर आप इरावती कार्वे का देखोगे तो किनशिप पैटर्न भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, और फिर बहुत सी रिलेटेड किनशिप टर्म्स। अब इसके बाद कुछ एडिशनल चीज़ें जोड़ी है, जैसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने के लिए कि टाइप ऑफ इकोनॉमीज कैसे होती है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स किस प्रकार से होते हैं। देन यहाँ पर एक टॉपिक पता नहीं बीच में ऐड कर दिया इन्होंने, अमर्जिंग मैरिज एंड फैमिली पैटर्न्स। मेरे हिसाब से ये इधर कहीं ऊपर होना चाहिए था। देन मॉडर्न फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। जैसे भारत अभी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। सोशलिज्म में यदि हम देखेंगे तो शुरुआत में भारत सोशलिस्ट था, पर 1991 के बाद मिक्स्ड हो गया। कैपिटलिज्म प्योरली यूएसए देखता है। फिर इसके बारे में कार्ल मार्क्स का क्या कहना था। देन आपके पास पॉलिटिकल सिस्टम, तो पावर, अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इनकी फीचर्स है, स्टेट कैसे काम करती है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करती है, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, मैक्स वेबर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रेशर ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स के रोल क्या होते हैं। जैसे प्रेशर ग्रुप के हम पढ़ते हैं कि भाई ये जो है
एजेंट की तरह काम करता है, एजेंसी की तरह काम करता है, एजिटेटर की तरह काम करता है, ठीक है, और एडवाइज़र की तरह काम करता है। देन इंटरेस्ट ग्रुप कैसे काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मैक्स वेबर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देन एजुकेशन एक नया टॉपिक है, एजुकेशन का फंक्शनलिस्ट व्यू क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फ़ायदे क्या है एजुकेशन के, फंक्शंस क्या है। रिलीजन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दो हम रिलीजन को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि अमाइल डरकहाइम ने रिलीजन को कैसे स्टडी किया, ईवी टाइलर ने रिलीजन को कैसे स्टडी किया। बट रिलीजन के और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, टाइप्स ऑफ रिलीजन क्या है, फॉर्म्स ऑफ रिलीजन क्या है, एनिमिज्म क्या होता है, नेचरिज्म क्या होता है, मैक्स मुलर ने क्या बताया है, ईबी टाइलर ने क्या बताया है, ये सब पॉइंट्स, मैजिक रिलीजन साइंस, ये सब चीज़ें। इवन डायरेक्टली एक किताब भी है मैजिक रिलीजन साइंस, करंटली आई फॉरगॉट द नेम, किसकी किताब है, ऐसा डायरेक्ट सवाल बन सकता है। इनइक्वालिटीज़ के बाद में बारे की गई कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है, स्ट्रेटिफिकेशन का फिर फ़ायदा भी बताएंगे, है ना। किंग्सले, डाविस एंड मूरे, विल्बर्ट मूरे यहाँ पर आ जाएंगे जिन्होंने फंक्शनल थ्योरी दी है, फंक्शनल पर्सपेक्टिव के बारे में बात की है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है, वेबर क्या बोलते थे, मार्क्स क्या बोलते थे। देन अलग टाइप्स, फॉर्म्स क्या है स्ट्रेटिफिकेशन की, स्लेवरी कैसे स्ट्रेटिफाई करती है सोसाइटी को, फ्यूडल एस्टेट्स कैसे सोसाइटी को स्ट्रेटिफाई करती है, कास्ट कैसे करती है, क्लास कैसे करती है। इवन एक डायमेंशन हम ऐड कर सकते हैं कि जेंडर भी सोसाइटी को किस प्रकार से स्ट्रेटिफाई करता है ना। देन एथनिसिटी, रेशियल इनइक्वालिटी, सेक्स रूल्स इनइक्वालिटी, देन एज में किस प्रकार से इनइक्वालिटी है, और फाइनली टॉपिक आता है कि स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर क्या मोबिलिटी है कि नहीं। अगर सोसाइटी को हमने इस प्रकार से लेयर्स में स्ट्रेटिफाई कर दिया है तो गरीब आदमी अमीर बन सकता है, बट अगर कास्ट में देखेंगे तो लोअर कास्ट का आदमी हायर कास्ट में कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर मोबिलिटी नहीं है और यहाँ पर मोबिलिटी अवेलेबल है। इस प्रकार से हमने सारी की सारी थ्योरीज, ये किस प्रकार की टाइप्स की होती है, कौन कौन से थिंकर्स हैं, इनको स्टडी किया है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़नी। देन फर्दर बढ़ेंगे, सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन सोसाइटी। तो डायरेक्टली तो ये है कि भाई अभी करंटली हमारी सोसाइटी स्टेबल कैसे हो रखी है, किस प्रकार से ये काम कर रही है, और किस तरीके से इस स्टेबिलिटी को चैलेंज करने वाले फैक्टर्स सोसाइटी के अंदर मौजूद है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो भाई स्टेबिलिटी के लिए सबसे बेटर चीज़ तो हमने अथॉरिटी एंड लॉ लगा रखा है, बट यहाँ पर ऐसा है कि इसको चैलेंज किया जा सकता है, क्राइम है, वायलेंस है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया। अब यहाँ पर एडिशनल ऐड किया है कि विलेज में किस प्रकार से काम कर रहे हैं, टाउन में किस प्रकार से काम कर रहे हैं, टाउन एंड सिटी, फ्रॉम वेरी बेसिक टाउन टू मेगा सिटी किस प्रकार की अलग अलग प्रॉब्लम्स है, किस प्रकार की कंटिन्यूटी है, किस प्रकार के इंटरलिंकेजेस है। देन सोशल चेंज की बात कर रहे हैं तो जिसके अंदर सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से चेंज आता है। जनरली हम यहाँ पर पढ़ते हैं मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, है ना, संस्कृताइजेशन भी आता है, दैट इज बाय एम.एन.एस. श्रीनिवास। बट सिलेबस में थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज लार्जली ओपन, इसको छोड़ा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन ऐड किया हुआ है, ठीक है। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल चेंज, पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव चेंज भी हो सकता है। देन सोशल प्रोसेसेस टॉपिक ऐड किया है, कॉपरेशन, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, और इस तरीके से सोसाइटी में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स इसमें मौजूद है और किस प्रकार के फायदे मौजूद है। रीजनलिज्म की जैसे प्रॉब्लम आ गई, या लिंग्विस्टिक बेसिस पर चॉविनिज्म की प्रॉब्लम आ गई, या फिर जो है माइनॉरिटी के साथ क्लैशेस की बात आ गई, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन में प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसी दिक्कतें सोसाइटी में आती है। डायनेमिक्स ऑफ पॉपुलेशन की बात की गई है, पॉपुलेशन ट्रेंड क्या है। भारत इस वक्त सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है। मालथुशियन थ्योरी जो चाइना में चलती थी उसके बारे में चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम बाद में देखेंगे कि वेलफेयर अप्रोच किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पॉपुलेशन के भी कॉम्पोजिशन क्या है, किस तरीके से, जैसे अब हम बात करते हैं जी जेन जी, तो जनरेशन्स क्या है, ये भी एक डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। बेसिक फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज जैसे फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट रेशियो, या फिर आपके पास माइग्रेशन पैटर्न, ठीक है। देन बर्थ रेट, डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, इस तरीके के डायरेक्ट सवाल यहाँ पर बनते हैं। देन सोशल मोमेंट्स की बात करते हैं तो सोशल मोमेंट्स में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। सोशल मोमेंट्स रिलेटेड टू ट्राइबल, सोशल मोमेंट्स रिलेटेड टू वेमेन, सोशल मोमेंट्स रिलेटेड टू पीजेंट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोशल मोमेंट्स, रोल ऑफ सोशल मोमेंट्स, ब्रिंगिंग एज वेल एज रेजिस्टिंग द सोशल चेंज। तो हम इसमें बहुत सारे थिंकर्स पढ़ेंगे, आंद्रे बेदे पढ़ेंगे, डी.एन. तनगड़े पढ़ेंगे, घनश्याम चा पढ़ेंगे, तो ये भारत के में पढ़ेंगे, और लार्जली क्लासिफिकेशन क्या है सोशल मोमेंट्स की वो भी इसमें हम पढ़ेंगे। देन योर इंडियन सोसाइटी का इंट्रोडक्शन, फिर से टॉपिक ऐड किया है यहाँ पर। कॉलोनियलिज्म क्या है, नेशनलिज्म क्या है, ए.आर. देसाई इसके बारे में क्या बोल रहे थे, योगेंद्र सिंह इसके बारे में क्या बोल रहे थे, क्लास एंड कम्युनिटी, वर्ना सिस्टम एंड आश्रमा सिस्टम, जी.एस. घुरिये इसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं,
आइडिया ऑफ पुरुषार्था क्या है, ठीक है। देन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इंडियन सोसाइटी का क्या है, तो एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो के.एल. शर्मा के द्वारा लिखी गई इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटी का लगभग सिलेबस यहाँ पर कॉपी किया गया है। देन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे हम। बॉन्ड्स ऑफ इंडियन यूनिटी, रूरल अर्बन लिंकेजेस, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत आसान सी चीज़ें हैं, लगभग ये मान के चलो ये वाला तो यहाँ पर टॉपिक्स क्या हो चुके हैं, एक तरीके से रिपीट हो चुके हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन, तो मैरिज फैमिली किनशिप पढ़ चुके थे, यहाँ पर कास्ट को ऐड कर रहा है। कास्ट की ओरिजिन थ्योरीज क्या है, कास्ट के अंदर कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज किस प्रकार से बारे से है, शेड्यूल कास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, है ना, जिसके अंदर हम देखेंगे कि भाई डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड आया था, फिर अंबेडकर जी ने इसकी डिमांड की थी, फिर गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जाके हमने रिजर्वेशन सिस्टम भारत में लाया। वो सब ओरिजिन शेड्यूल कास्ट का कैसे हुआ, है ना, इसकी प्रोविजन डायरेक्ट क्या है कि आर्टिकल 341 के अंदर प्रेसिडेंट जो है शेड्यूल कास्ट लिस्ट जारी करता है। फिर प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरीके से अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है, दलिताइजेशन एक टर्म है, वो सब चीज़ें हमको पढ़नी होगी। क्लासेस इन इंडिया, बैकवर्ड क्लासेस, तो आपके पास काका कलेलकर कमीशन ने क्या किया, मंडल कमीशन ने क्या किया, ठीक है। देन आपके पास आर्टिकल 340 के अंदर प्रेसिडेंट जो है बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बिठाता है। ट्राइबल्स इज रिलेटेड टू आर्टिकल 342, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट भारत में जारी की जाती है। ट्राइबल्स की प्रॉब्लम क्या है, पीजे नायक ने क्या फीचर्स बताई है ना। देन एसिमिलेशन अप्रोच क्या थी, आइसोलेशनिस्ट अप्रोच क्या थी, ठीक है, इंटीग्रेशन वाली अप्रोच क्या थी, ठीक, नेहरू जी क्या बोलते थे, वेरियर एल्विन क्या बोलते थे, ये सब चीज़ें यहाँ पर आएगी। ट्राइबल सोशल स्ट्रक्चर, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भारत में किस प्रकार से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, रेशियल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटीज़ किस प्रकार की है ना। जैसे हम भारत में BS गुआ की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो 6 अलग टाइप की क्या पढ़ते हैं, रेशियल डिवीजन पढ़ते हैं। देन ये सारी फीचर्स की आइसोलेशन फीचर क्या है, इंटरेक्शन वाली फीचर्स क्या है, किस प्रकार के ग्रुप्स हैं, किस प्रकार का इकोनॉमिक परस्यूट्स है, और मॉडर्नाइजेशन ट्राइबल एरिया में किस प्रकार से आ रही है, डिस्प्लेसमेंट की क्या प्रॉब्लम है, अकोमोडेशन की क्या प्रॉब्लम है, और कंटेम्प्रेरी टाइम्स में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या ट्राइबल प्रॉब्लम्स किस प्रकार की है, ये सब चीज़ें हमने पढ़नी है। वेरी इजी टू बी, मतलब अगर एक बार आप पढ़ोगे इसको तो ईजिली ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। फैमिली, जॉइंट फैमिली, भारत के अंदर किस प्रकार से ये इंस्टीट्यूशन काम करता है, ठीक है। जॉइंट फैमिली का हमारे यहाँ पे डोमिनेंट आइडिया है। हाउस होल्ड में जो है अलग से AM शाह की एक स्टडी है कि हाउस होल्ड के फॉर्म में इसको पढ़ा जाना चाहिए। ऐसी सब चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी है। फॉर्म्स ऑफ मैरिज क्या है, पैटर्न ऑफ मेट सिलेक्शन क्या है, किस तरीके से भारत में अभी जैसे रिसेंटली पॉलीएंड्री हिमाचल प्रदेश के अंदर देखी गई, फिर सोलोगैमी भारत के अंदर देखी गई कि भाई एक ही व्यक्ति खुद से ही विवाह कर रहा है। इस प्रकार के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स, सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी, है ना। नॉर्थ के अंदर जो है आपके पास एक्सोगैमी फॉलो हो रही है, साउथ के अंदर जो है आपके पास क्रॉस मैरिजेस फॉलो हो रही है। ये इससे रिलेटेड मैरिज राइट्स क्या है ना। KL कपाड़िया, डायरेक्टली KM कपाड़िया यहाँ पर आ जाएंगे, उन्होंने मैरिज राइट्स के बारे में, हिंदू मैरिज राइट्स के बारे में बात की है। डाइवोर्स का क्या सिस्टम है, किस तरीके से लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है डाइवोर्स को। चेंजिंग पैटर्न ऑफ मैरिज, किनशिप सिस्टम इन इंडिया, ये इरावती कार्रवाई की स्टडी आ गई। डायमेंशंस ऑफ किशन सिस्टम, अब ये लगभग क्या हो गया आपके पास, सिलेबस सारा का सारा रिपीट हो गया है ना। किनशिप सिस्टम इन नॉर्थ ईस्ट साउथ इंडिया, ये इरावती कार्रवाई की स्टडी है, तो ये मान के चलो अब सिलेबस फिर से क्या होने लग गया, रिपीट होने लग गया। पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, है ना। स्ट्रेटिफिकेशन इंडियन सोसाइटी में किस प्रकार से है, कास्ट कैसे रोल प्ले करती है, क्लास कैसे रोल प्ले करती है, जेंडर कैसे रोल प्ले करता है, इलीट स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, एग्रेरियन सिस्टम के अंदर कैसे क्लासेज है, लार्ज बिग फार्मर्स क्या कर रहे हैं, मीडियम फार्मर्स क्या कर रहे हैं, स्मॉल फार्मर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, किस किस प्रकार की उनकी प्रॉब्लम्स है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी यदि आप देखेंगे तो भारत में स्ट्रेटिफिकेशन आई है ना। तो कास्ट, वर्ना जाति, कास्ट मोबिलिटी, देन योर एट्रीब्यूशनल फीचर्स, देन योर क्लास स्ट्रक्चर, एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर, देन योर इलीट्स, है ना। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है, जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा हुआ वहाँ पर जो है एग्रेरियन इलीट्स पैदा हो गए, बाकी जगह पर एग्रीकल्चर अभी बहुत ज़्यादा पुअर स्टेजेस पर है, और वहाँ के जितने भी फार्मर्स हैं वो पिजेंट कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आ रहे हैं। देन आदिवासीज का स्ट्रगल क्या है, ट्राइबल का स्ट्रगल क्या है, मतलब पुराने टाइम से पर्टिकुलरली यहाँ पर बात की जा रही है पिजेंट एग्रीरियन क्लासेस की, और उनकी किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। वीमेन की किस प्रकार के इश्यूज़ हैं, पर्टिकुलरली इनइक्वालिटी किस प्रकार से फेस कर रहे हैं, और भारत में भी करंटली डिफरेंटली एबल्ड की क्या चैलेंजेस है, ये सारी की सारी इनइक्वालिटी। तो अब ये देखो, हमने इनइक्वालिटी का टॉपिक पहले भी यहाँ पर पढ़ा था, वही सारा का सारा टॉपिक एक तरीके से क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन इंडियन सोसाइटी।
नेक्स्ट यदि हम देखेंगे तो अब देखो ये सिलेबस ना यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आफ्टर दिस मुझे ऐसा लग रहा है कि सिलेबस ऐसा है कि अब एक एक दिन में ये कवर होने वाला है। देन चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल भारत में प्लूरलिज्म है, रीजनलिज्म की चैलेंज है, सैलिड बाउल फीचर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कई बार जो है प्रॉब्लम हो जाती है, कॉम्युनल क्लैशेज हो जाते हैं। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, मतलब वेस्ट का कॉन्सेप्ट और भारत के कॉन्सेप्ट में जो फ़र्क है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है। कॉम्युनलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म, वेस्ट का सेकुलरिज्म, इंडिया का सेकुलरिज्म, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी किस प्रकार से एक दूसरे के हेल्प करती है या एक दूसरे के ऊपर प्रेशर इन्फ्लुएंस करती है, एक्सर्ट करती है, वो भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे प्रेशर ग्रुप्स ऑलरेडी टॉपिक हो रखा है। कास्टिज्म, पैट्रियार्की, तो ये इनइक्वालिटी में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, डेफिनेटली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत में प्लूरलिटीज़ है और उसमें किस प्रकार से प्रॉब्लम्स है, रीजनलिज्म की प्रॉब्लम है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है ना। कई बार फूड के ऊपर लड़ाई हो जाएगी, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले इस बात पर लड़ लेंगे कि रसगुल्ला किसका है, ठीक है। फिर साउथ के साथ लड़ लेंगे कि जी हिंदी बोलनी है कि नहीं बोलनी है। इस प्रकार की सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर होने वाली है ना। कोई लोग बोलेंगे कि जी बिहार के माइग्रेंट्स ने आने चाहिए हमारे यहाँ नौकरी करने। ये सब प्रॉब्लम्स भारत में चली आ रही है और ये सब प्रॉब्लम्स है क्या, इससे प्रॉब्लम से रिलेटेड टर्म्स क्या है ना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो इजीली पढ़ के भी हो जाएगा। हाँ, फैक्चुअल आएगा तो कुछ थिंकर्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ थिंकर्स से द्वारा लिखी गई फेमस किताबें पढ़नी पड़ेगी। इस तरीके के यहाँ पर सवाल बनते हैं। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इंडिया, ये तो एनसीईआरटी ही है, तो मीनिंग क्या है, सोशल डेमोग्राफी क्या है, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, तो ये पॉपुलेशन डायनेमिक्स जब हमने टॉपिक पढ़ा ऑलरेडी उसमें हम पढ़ लिया। मालथुस थ्योरी क्या है, एडविन कैनन की थ्योरी क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ के फैक्टर्स क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, पॉपुलेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है ना। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी की प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन पॉलिसी रिसेंट जो अभी जो है ये सन 2000 की है। इसके पहले की पॉपुलेशन पॉलिसी क्या थी, क्या उसके फैक्टर्स, उसके जो गोल्स है वो अचीव हुए कि नहीं हुए, क्या उसमें प्रॉब्लम्स रही, क्या उनकी फीचर्स थी, कौन से 5 ईयर प्लान के साथ जो है उसको लाया गया था। इस तरीके के यहाँ पर सवाल बनेंगे। स्ट्रक्चरल चेंज, कोलोनियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वापस ये टॉपिक आ गया है ना। मॉडर्नाइजेशन नहीं है, जस्ट यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन। अच्छा, संस्कृताइजेशन यहाँ पर है, तो ये सारे के टॉपिक सारे रिपीट हो गए। हमने ऑलरेडी जब मैंने ऊपर बात की थी तो हमने डिस्कस किया था कि एम.एन.एस. श्रीनिवास की ये कॉन्सेप्ट है। लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, ये इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है भारत के अंदर। देन इसके फीचर्स क्या है, क्लियर है बात, कौन से थिंकर के द्वारा ये दी गई है, ऐसे डायरेक्ट सवाल यहाँ पर बन सकते हैं। सेकुलराइजेशन, ये ऑलरेडी टॉपिक पढ़ लिया कि किस तरीके से इंडियन एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का। चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, फ़ायदे क्या हुए, नुकसान क्या हुए, क्या आपको लगता है भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल है, क्या आपको लगता है भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन फेलियर। देन आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल सोसाइटी, सर्कुलेशन ऑफ लेबर, ग्लोबलाइजेशन है ना। ग्लोबलाइजेशन की फीचर्स, किस प्रकार के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं भारत में, हमने किस प्रकार से प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन से लिबरलाइजेशन की तरफ गए, मतलब 1991 के क्या रिफॉर्म्स है, और उसके बाद किस प्रकार से भारत में जो है वर्क प्रोसेस चेंज हुए हैं, किस प्रकार की नई लेबर क्लासेज आई है, किस प्रकार की उनकी सब प्रॉब्लम आई है। तो ये लगभग एनसीईआरटी की पूरी की पूरी समरी यहाँ पर हो गई। सोशल मोमेंट्स, अब ऑलरेडी हमने देख रखा था, सोशल मोमेंट का टॉपिक हमने पढ़ रखा था कि भाई विमेन, दलित, आपके पास पीजेंट, ये सारी सोशल मोमेंट्स हमको पढ़नी है। अब यहाँ पर नई कैटेगरी ऐड होगी अपना एनवायरमेंटल मोमेंट्स, क्लास बेस्ड मोमेंट्स, वर्कर एंड पीजेंट मोमेंट, कास्ट बेस्ड मोमेंट, दलित मोमेंट्स। तो लगभग सिलेबस एक तरीके से फिर से क्या होने वाला है, रिवाइज, रिपीट होने वाला है। और ये थोड़ा सा आपने मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट जहाँ पर सोशल रिफॉर्म्स वाली मोमेंट हम पढ़ते हैं, यहाँ पर सोशोलॉजी में भी इसको पढ़ते हैं कि कौन सी बॉडी है, कौन इसका फाउंडर था, क्या इसके उद्देश्य थे, है ना, कौन से ईयर में फाउंड हुआ। डायरेक्ट यहाँ पर सवाल बन सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग का भी सवाल बन सकता है। तो इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि मैंने आपको ये बोला कि ये टोटल 13 यूनिट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यदि मोमेंट्स है, 13 यदि ये यूनिट्स, तो मैं इसको कहूँगा कि लार्जली इट इज़ द सिलेबस ऑफ 10 यूनिट्स, और बहुत सारा सिलेबस इसमें क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो यदि आप जो है इसमें एक प्लान बना लीजिए कि लगभग 3 दिन यदि हम इसमें दें पर यूनिट, तो ये ईजीली आपका सारा का सारा सिलेबस बन सकता है। तो करना क्या है, एक तो बनाने हैं आपने नोट्स। इसमें मैं आपकी क्या हेल्प करने वाला हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पर ये सारे के सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में आपको मिलने वाले हैं। यूट्यूब चैनल पर आपको क्या देने वाला हूँ, तो एक तो आज की ये ओरिएंटेशन सेशन रहा एक तरीके का,
दूसरा, इसमें यूनिट वाइज एमसीक्यू हम सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं, और ड्यूरिंग एमसीक्यू मैं कोशिश करता हूं कि एमसीक्यू करवाते करवाते जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको एक तरीके से समझा सकूं। ठीक है, लैंग्वेज मेरा बाइलिंगुअल रहेगा, मैं कोशिश करूंगा पीपीटीज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में बने, है ना। इंग्लिश तो मेरी प्राइमरी लैंग्वेज है ही है, मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन एआई की हेल्प से थोड़ा सा उसमें हिंदी भी क्या कर सकूँ, ऐड कर सकूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो इन लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। एंड आप क्या कर सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो। अगर वीडियोस आपको ये अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली आप इसको सेव करना, बार बार इसको रिवाइज करना, है ना। अराउंड मैं जो है कोशिश करूँगा कि 10 to 12 वीडियोस यूट्यूब चैनल पर ऐड करूँ। ठीक है, यदि आपका कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स जो है जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें क्या करूंगा, ऐड करूंगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर दिस क्लास एंड दिस सेशन। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, और डेफिनेटली अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो और भी लोगों के साथ इसको शेयर करो, उन लोगों को भी अपने इस पीयर ग्रुप में जोड़ो, और बेस्ट ऑफ स्टडीज़ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।